देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 125वीं जयंती मना रहा है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के सवाल पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और हिंदू कोड बिल पूरी तरह से महिलाओं के हक में पहली बार भारतीय लोकतंत्र कोई कदम उठा रहा था, उसके लिए हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट हुआ था। इसके पहले भी बाबा साहब ने परिवार नियोजन की बात की। जब परिवार नियोजन की बात की तो कांग्रेस के लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मैटरनिटी लीव की पहली बार बात की। तो बाबा साहब हमें लगता है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए एक भविष्य दृष्टा की तरह भी थे, एक कार्यकर्ता की भी तरह थे और एक प्रेरक की भी तरह थे। महिलाओं तक यह बात पहुंची नहीं है कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किया है। आपसे पहला सवाल है कि आप उनके किन कामों को चिन्हित करती हैं जो महिलाओं पर दीर्घकाल तक दीर्घगामी असर पैदा करने वाले काम थे। कि डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे पहला बिल 1938 को एक ऐतिहासिक बिल पास करवाया और वो बिल सीधा सीधा पूरी तरह से महिलाओं के हक पे भारत में शायद पहली बार प्रेजेंट किया गया पहला बिल था, जिसमें बाबा साहब ने सीधे सीधे ये कहा था कि स्त्रियों का अपने शरीर और अपनी कोख पर पूरा अधिकार होना चाहिए। उनके शरीर के बारे में या उनकी देह के बारे में डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो पुरुष नहीं होना चाहिए। सो वो किस तरह से उसके बारे में सोचती हैं, किस तरह से वो चाहती हैं, ये सोच को जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने ये फैमिली प्लानिंग बिल जो है सबसे पहले बॉम्बे असेंबली में जो है वो पेश किया था। तो उसमें ये था बिल में कि जब चाहे स्त्री वो ये डिसाइड करेगी कि उसको इस बच्चे को रखना है या नहीं रखना है, और वो उसके लिए जो है अपने आप निर्णय ले सकती है और वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकती है। और उससे सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि इसके लिए स्टेट को जो है वो मदद करनी चाहिए इसके लिए, और ये सहायता उसे स्टेट से आसानी से मिलनी चाहिए। इसके लिए उसे जो है बहुत संघर्ष ना करना पड़े, बिकॉज ये उनकी व्यक्तिगत वो है ज़रूरत है, और इसके लिए सब जो है स्टेट को एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर जो है उनकी मदद करनी चाहिए। 20 जुलाई 1942 में श्रम सदस्य के रूप में जो है उनका इंट्रोडक्शन किया गया है। तो उन्होंने सबसे पहले श्रम कानून को एक मानवीय रूप देने का काम किया। इससे पहले भारत में कभी कोई श्रम कानून बने नहीं थे। महिला श्रमिकों के लिए एक विशेष सुविधाओं का प्रावधान किया, जिसमें जितने भी बड़ी मिल या कारखाने हैं सभी में स्त्री श्रमिकों के लिए पालना घर और उसकी व्यवस्था की गई, और स्वास्थ्य संबंधी बीमे की पहली दफा व्यवस्था की गई, और मैटरनिटी लीव में 21 दिन का पेड जो है उनको ऐसा जो है देने की वो व्यवस्था की गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने आज़ादी से बहुत सालों पहले जो थी उसके बारे में कानून बनाया। और यही नहीं, उन्होंने पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी नीतियों के बारे में जो है सबसे पहले बातचीत शुरू करी। आपने महिला मूवमेंट में भागीदारी करते हुए जिन सिंबल्स को, जिन प्रतीकों को और जिन प्रेरकों को आपने देखा, वहाँ के आपने बाबा साहब को देखा था, और यदि नहीं देखा तो क्या आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी और उसको उस पर कैसे रिएक्ट किया गया था? भारत में स्त्री मुक्ति आंदोलन 7वें दशक से शुरू हुआ। अगर हम आज का स्त्री मुक्ति आंदोलन देखें, और उस स्त्री मुक्ति आंदोलन के बहुत से फेज आए हैं, बहुत कानून बनवाए हैं, पूरा सोशल मूवमेंट रहा है, सती प्रथा पर उनका स्टैंड रहा है, और रेप पर कानून बना है, घरेलू हिंसा पर कानून बना है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी राइट पर भी महिला आंदोलन ने बहुत बात की है। लेकिन बहुत ही दुखद है ये बात कि पूरी मीटिंगों में कभी भी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ जो शोध व्यवस्था है उसमें जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति पे जितना काम किया, विचार रखे, या ज्योतिबा फुले ने या सावित्रीबाई फुले ने, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं समझी जाती कि हम उनको पढ़ लें कि हमारे समाज की जो हकीकतें हैं, इन दार्शनिकों ने ये बात रखी है, उससे भी हम समझ बनाने की कोशिश करें। मैंने ये टाइम टू टाइम जब भी आवाज़ उठाई है तो चुप्पी छा जाती है।
कभी एजेंडा वाइज ये बात आई थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदानों पर आपने बात की और एजेंडा वाइज ये बात आई है कि उनको शामिल किया जाना चाहिए, सावित्रीबाई फुले को शामिल किया जाना चाहिए, ये आप 80 के दशक में और 70 के दशक के बारे में बताइए, उस समय क्या रिएक्शन आता है? जब मैंने सावित्रीबाई फुले की जीवनी पहली बार पढ़ी महाराष्ट्र से लाकर, तब मैंने सवाल उठाया कि सावित्रीबाई फुले का इतना कंट्रीब्यूशन है, हमें क्यों नहीं बताया गया या फोरम पे क्यों नहीं कभी डिस्कस क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सावित्रीबाई फुले जैसी भी, और मुझे याद है 2000 में मैंने एक लेख लिखा था कि हमारे 8 मार्च हमारे स्त्री मुक्ति आंदोलन के आइकॉन कौन है, कौन आदर्श है। तो मैं जानती हूँ कि स्त्री मुक्ति आंदोलन की जो महिलाएं हैं जो पूरे वामपंथ से बाहर निकल कर आई, उनके आइकॉन लेनिन, स्टालिन, क्लारा जेटकिन जैसे है, लेकिन कभी भी हमने मंच पे या बैकड्रॉप पर उनका भी फोटो कभी नहीं देखा। और जबकि जब हम लोगों ने ये बात बतानी शुरू की, उन्होंने माना तो सही, मैं बहुत 99 की बात है, श्रीलता स्वामीनाथन जो एकवा की अध्यक्ष हैं, हमने पहली बार सावित्रीबाई फुले की जो हिंदी में किताब निकाली और उन पर एक पोस्टर निकाला। जयपुर हम गए, हमने उनसे रिलीज कराया, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं खुद इतनी चीज़ें पढ़ती हूँ, मैंने सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। और डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं किया, तलाक का सवाल दलित महिलाओं का सवाल नहीं है, एजुकेशन का सवाल दलित महिलाओं का नहीं है, प्रॉपर्टी राइट का सवाल दलित महिलाओं का नहीं है, एडॉप्शन, जितनी भी तरह के प्रोग्रेसिव कानून जो महिलाओं पुरुष को बराबर कर दिया, पारिवारिक कानून से लेकर दीवानी कानून तक, उनमें वो पूरे देश का उसमें भला था, उसमें पूरे देश की महिलाओं का भला था, खासतौर से हिंदू महिलाओं का। हिंदू कोड बिल विशेष तौर पर हिंदू महिलाओं के लिए आया, जहाँ पे हिंदू महिलाओं बिल्कुल ही उपेक्षित और अंतिम सीढ़ी पर बैठी हुई थी, चाहे वो अपर कास्ट की विमेन थी, चाहे वो ब्राह्मण थी, वो मनुस्मृति से ही शासित होती थी घर के अंदर और समाज के अंदर। लेकिन इस कानून ने उनको एक बराबरी दे दी, लेकिन महिलाओं ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ तक कि सवर्ण महिलाओं ने एक्सेप्ट नहीं किया। और वहीं से निकल के जो पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने भी एक इग्नोरेंस दिखाया है। क्यों? और बाबा साहब ने भी हिंदू कोड बिल बना कानूनी रूप से स्त्रियों के अधिकारों की कानून बनाया और रखा, तो क्या कारण है कि आज भी बाबा साहब को उस तरह से फेमिनिस्ट के तौर पे नहीं याद किया जाता है, सावित्रीबाई फुले को नहीं फेमिनिस्ट के तौर पे याद किया जाता है, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावित्रीबाई फुले को रोल मॉडल टीचर का उपाधि से सम्मानित किया है? ये सवाल है मेरा आपसे। और खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर को पीछे ढकेलने की एक पूरी राजनीतिक प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। जब बाबा साहब की स्वामी जयंती मनती है 25 साल पहले, तब एक तरह से वो राजनीतिक परिदृश्य में जो उनका उभार है, उस विचारधारा का जो उभार है, अम्बेडकरवाद का जो उभार है, वो बहुत जबरदस्त है। वो जो दावेदारी है, जमीन से उभरी हुई दावेदारी है, उसको दरकिनार करना तमाम सेक्शंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ ये भी हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो बाबा साहब की जो पूरी विचारधारा है, जो भी उन्होंने संविधान के भीतर और बाहर रहते हुए मनुस्मृति को जलाने की बात, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल मुझे लगता है कि हम तमाम जो नारीवादी चिंतक हैं या अम्बेडकर में विश्वास रखने वाले हैं, ये जो प्रस्थापना यहाँ से होनी चाहिए थी कि मनुस्मृति को जलाने की जितनी जरूरत दलित समुदाय में है, उससे कहीं गुना ज्यादा स्त्री मुक्ति के लिए जरूरी है। और ये स्त्री मुक्ति के लिए एक बढ़ा हुआ कदम था। लेकिन जो कास्ट और क्लास और कास्ट की, आज क्लास और कास्ट का भी एक मुद्दा बहुत तगड़ा उठा हुआ है, जैसे आपने अभी रखा कि कास्ट और क्लास को लेकर भी बाबा साहब के यहाँ बहुत क्लियर है। वो ऐसा नहीं है कि कास्ट को डिनेट कर रहे हैं, जो पूरा लेबर रिफॉर्म्स वाला है। मुझे लगता है कि एक तो डेलिब्रेट जो निग्लिजेंस है, जानबूझकर जो सामंती ताकतें, ब्राह्मणवादी ताकतें जो भारतीय राजनीति पर हावी रही, भारतीय अकादमिक क्षेत्र पे हावी रही, और उसका बहुत गहरा असर भारतीय नारीवाद पे जो पड़ा, और उपलब्धता की भी बात है। मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने बताया कि जिन मुद्दों पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो महिला होने वाला समुदाय हो या बाकी उपेक्षित वर्ग हो, उनके बारे में जो वामपंथ का रवैया रहा या जो कास्ट के सवाल को लेकर निगेट करने वाला रवैया रहा, उसकी वजह से नारीवाद के एजेंडे में बाबा साहब या सावित्रीबाई फुले। लेकिन आज देखिए 2016 में कहीं भी मुझे लगता है किसी भी बैनर के तहत आप बात करते हैं, ये एक जमीन से
जो उभरा हुआ एक दावेदारी है और जिसकी एक राजनीतिक धमक भी है, क्योंकि वो राजनीतिक धमक जब बढ़ी, हम बीएसपी के तौर पे महाराष्ट्र के पूरे मूवमेंट के तौर में हम देखते हैं कि वो जो धमक मजबूत हुई, उसने अपनी पैठ बनाई, उस पैठ की वजह से रेलेवेंस बढ़ा, चर्चा बढ़ी। और क्योंकि एक मोनोलिथिक नहीं है, मुझे लगता है कि जो महिला आंदोलन है वो एक मोनोलिथिक या नारीवादी आंदोलन एक मोनोलिथिक डेफिनेशन नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे जो अलग आंदोलन है वो भी एक मोनोलिथिक या एक रूप में उनको उस पर अलग अलग शेड्स हैं। तो इसलिए आप पाएंगे जो महाराष्ट्र का जो नारीवादी आंदोलन है वो सावित्रीबाई फुले को बहुत पहले अपने झंडे बैनर पे लगा चुका है। तो ये जो निग्लिजेंस है वो निग्लिजेंस इसलिए भी है क्योंकि कास्ट का क्वेश्चन भारतीय नारीवाद ने शुरू में नहीं एक्सेप्ट किया। पॉलिटिकली वाइज डिसीजन के तौर पे या पॉलिटिकली एजेंडे के तौर पे कास्ट क्वेश्चन को ना एड्रेस करना इसमें प्ले कर रहा होता है, या खुद जो स्त्रियां स्त्रीवादी आंदोलन को लीड कर रही थी उनका खुद का कास्ट प्ले कर रहा होता है। लेकिन जब कास्ट का मामला आता है तो अपने पुरुषों के पैटर्न के तौर पे खड़ी हो जाती हैं और वो कारगिल कॉलेज में झंडा लेकर खड़ी होती हैं कि हमारे पुरुषों की नौकरी मत छीनो, हम शादी किससे करेंगे। जी, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि जो कास्ट माइंडसेट है, जो कास्ट का सवाल है, वो दिमाग में बैठा हुआ है। मैंने इसीलिए कहा कि जो नारीवाद है या जो नारी आंदोलन है उसका जो ब्राह्मणिकल एटीट्यूड है, उसका जो विद इन दैट कि आप कास्ट के क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते उनके खुद के कास्ट पोजीशन से, कास्ट पोजीशन से, और यहाँ तक कि एट्रोसिटीज में आप देखिए, अगर कहीं जो गैंगरेप्स की घटनाएं हो रही हैं और जो दलित गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं महिलाओं से, उनके प्रति आप रिस्पॉन्स में डिफरेंस पाएंगे, उसमें वहां पहुंचने में आप डिफरेंस पाएंगे। तो ये जो एक समावेशी जो होना चाहिए, वो लीडरशिप की भी एक प्रॉब्लम है कि लीडरशिप में वो है कि नहीं, लीडरशिप में रिस्पॉन्स है कि नहीं। और जब तक वो कास्ट कॉन्शियसनेस नहीं होगी तब तक आप वो मानेंगे कि हाँ दलित आदिवासी का इशू मेन स्ट्रीम नारीवाद का इशू नहीं होगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस रहा है भारतीय नारीवादी आंदोलन में, जिसको अब क्योंकि दलित असर्शन इतना तगड़ा है, ऐसा नहीं है कि ऊपर से कास्ट स्ट्रक्चर खत्म हो गया, कास्ट दिमाग से बाहर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि ये मान लेना एक गलती होगी, क्योंकि कास्ट स्ट्रक्चर और उसमें ब्राह्मणिकल जो एटीट्यूड है वो आज की तारीख में भी बहुत मौजूद है, लेकिन दलित असर्शन, दलित महिला असर्शन इतना मजबूत है कि उसे निगेट करना या उस तबके को साथ लेकर ना चलना वो एक राजनीतिक ना समझी होगी। तो उस मजबूरी में भी उनको सवाल एड्रेस करना पड़ा। अभी राष्ट्रवाद, आक्रामक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, न जाने कितने कितने रूप है राष्ट्रवाद के। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जब बात होती है तो उसमें बहुजन संस्कृति तो खैर शामिल नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रवाद डॉक्टर अम्बेडकर का भी राष्ट्रवाद है और जो संविधान में रिफ्लेक्ट होता है। उस राष्ट्रवाद में आप स्त्रियों की स्थिति कहाँ चिन्हित करती हैं और संविधान का प्ले, स्त्री मुक्ति रोल प्ले, स्त्री मुक्ति के मसले पर आप कितना और कहाँ देखती हैं? भारतीय नवजागरण का जब समय था तो उस समय आपने देखा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, ब्रह्म समाज और इधर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज, इन तीनों समाज की तमाम चर्चाएं पूरे के पूरे नव जागरण के दौर पर में तो हो रही है, उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है, वहाँ स्त्रियों के मुद्दों को किस तरह से हाईलाइट किया जा रहा है। पर उसी दौर में एक और जो समाज है महाराष्ट्र में ही है, जिसको सत्य शोधक समाज के नाम से हम जानते हैं, वो सत्य शोधक समाज पूरे नव जागरण की चर्चा से गायब है और इसका गायब होना ही आज के भारत की इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार है। यदि हम जब सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने जिस स्कूल का आरंभ किया था तो उस स्कूल में सिर्फ शूद्र लड़कियां नहीं थी, वो गैर शूद्र लड़कियां थी। जिन ब्राह्मण विधवाओं के लिए दर्द था, गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं के लिए दर्द था, वो समस्या दलितों के यहाँ तो थी ही नहीं। उन स्त्रियों को ज्योतिबा फुले अपने आप बना देते हैं, अपने यहाँ जगह देते हैं। जो शास्त्रीय तौर पर इतना रिजिड समाज था, उन बंधनों को ढीले करने के लिए, बल्कि ढीला क्यों, तोड़ने के लिए, उन बंधनों को तोड़ने के लिए
ज्योति फूले दंपति जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा उस नव जागरण की चर्चा से, चाहे उसमें रामदास शर्मा हो, चाहे उसमें नावर सिंह जैसे दिग्गज लोग, वो सिरे से गायब है। और चूंकि वो गायब है, इसलिए हम इस समाज में 21वीं सदी के 16वें साल में भी उन्हीं मुद्दों से लड़ रहे हैं। अब जो सवाल आपका है कि डॉक्टर अंबेडकर का जो राष्ट्रवाद है, इसको राष्ट्रवाद कहा जाए या राष्ट्रीय अस्मिता कहा जाए, इस पर भी एक सवाल हो सकता है। मैं इसको राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीयता के तौर पर देखती हूँ। जब 1956 में बाबा साहब धम्म दीक्षा लेते हैं, तो उस धम्म दीक्षा में जो वो 22 प्रतिज्ञाएं करते हैं, उस 22 प्रतिज्ञाओं में कोई भी स्त्री या पुरुष, वो जेंडर बायस्ड नहीं है, वो क्लास बायस्ड नहीं है, वो कास्ट बायस्ड वहाँ नहीं है। उन सारी चीज़ों को अलग छोड़ते हुए वो एक नागरिक के निर्माण की बात कर रहे हैं कि एक नागरिक की उपस्थिति किसी भी देश राज्य में किस तरह से होनी चाहिए। और अंत में जब वो कहते हैं, अंत तक आते हैं तो कहते हैं कि मैं विश्व बंधुत्व के लिए काम करूं। मतलब लोकल से ग्लोबल तो आज का नाम है। वहाँ वो सारी के सारी कि यदि मेरी उपस्थिति है तो वो इस इकोनॉमिस्ट तो थे ही, बहुत बेहतर इकोनॉमिस्ट थे। माने जिस भी पक्ष को देखा जाए तो वो सारे के सारे पक्ष उनके पास बहुत तगड़े दिखाई देते हैं। उस तौर पर वो वैश्विक परिदृश्य को भी अपने सामने रखे हुए थे और उन्हें पता था कि आने वाली स्थितियाँ क्या होंगी। ऐसी स्थिति में भारत की स्थिति क्या होगी, तो वो पहले भी कहते हैं कि मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। और भारतीय होना किसी धर्म से संचालित नहीं है, वो भारतीय होना उनके संविधान से संचालित है, जिस संविधान को बगैर किसी कास्ट क्लास से जितने भी विभाजन के मापदंड हो सकते हैं उन सबको अलग रखते हुए वो एक भारत के निर्माण की कल्पना करते हैं कि उस भारत में हम किस तरह से व्यक्ति विशेष को बतौर नागरिक देख रहे हैं, और इसलिए वो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। आज हमने इस लोक कल्याणकारी राज्य को निजत्व में बदल दिया है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन किया, तो वो दलित मुक्ति का तो वो सवाल है ही, लेकिन वो सबसे ज्यादा स्त्री मुक्ति का वो उद्घोष करते हैं जला के। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस तरह से धार्मिक उन्माद फिर से बढ़ रहा है, किसी भी बेटी के साथ, किसी भी वर्ग की या वर्ण की या धर्म की स्त्री के साथ बलात्कार हो तो एक ही स्वर होना चाहिए। एक हमें ऐसा समाज का निर्माण करना चाहिए जो ऐसा सबको समान हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि समाज में आप देखते हैं बहु जुठाई प्रथा रही है। ऐसा तक रहा है कि गांव में लड़कियों को उठा लिया जाता है, और वो लड़की के साथ उतनी क्रूरता हुई थी क्योंकि पढ़ने वाली 10-12 साल की लड़की थी और उसके गुप्तांगों में बाजरे की लकड़ियां ठूस दी गई थी और वो लड़की मर गई थी। तो ये अपना संसद है, वहाँ से कोई इस तरह का विरोध का स्वर नहीं दिखाई पड़ा। बाबा भीमराव अम्बेडकर वो किसी एक जाति का उत्थान की बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरे समाज की बात कर रहे हैं। अगर वो स्त्री के लिए कर रहे हैं तो हिंदू कोड बिल की बात कर रहे हैं, वो किसी एक स्त्री के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो श्रम से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो या दूसरे के घरों में काम करती हैं, पत्थर तोड़ती हैं, तो उनके बच्चों के लिए कोई पालना गृह या क्रेच की व्यवस्था नहीं है और ना मातृत्व अवकाश की कोई व्यवस्था है, जबकि हम पीछे चले गए हैं। रजनी जी, अभी जो स्थिति है, एक तो बाबा साहब को कोऑप्ट करने वाली एक जमात है जो कोऑप्ट कर लेना चाहती है, और वो स्त्रियों को सशक्त करने में भी अलग अलग खेमे से अलग अलग चेहरों के साथ काम कर रही है। सिंगापुर में मंदिर प्रवेश वाला चेहरा भी मुझे वही दिखता है जहाँ से बाबा साहब को कोऑप्ट करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ बाबा साहब स्त्रियों को मुक्त करना चाहते हैं, मनुस्मृति का दहन उन्होंने किया, तो एक बड़े ही आयरनिकल सी पोजीशन है और बड़े ही कॉम्प्लेक्स सा पोजीशन है। वहाँ से बाबा साहब के लिए मुश्किलें भी, हम सब के लिए मुश्किलें खड़ी होती हैं।
तो हम कैसे इसको चिन्हित करेंगे? पूरे देश में एक समरसता अभियान चलाया है कि वो हर जिले में लोगों से जयंती बनवाएगा। ऊपरी तौर से देखने पे तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति बड़ी कृतज्ञ है और वो गांव-गांव में उनका मैसेज पहुंचाना चाहती है। ठीक इसी तरह दिल्ली सरकार का भी जगह जगह जो इतने सारे एडवर्टीजमेंट हैं हर गली हर सड़क पर कि वो अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, तो अगर आप सतही ये देखें तो ऐसा लग रहा है कि लोग अम्बेडकर को मानने लगे हैं। बट अगर हम इसकी बारीकी में जाएं और इसका विश्लेषण करें तो हम ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की जो मूल विचारधारा और जो मूल उनका उद्देश्य था और उनकी जो विचारधारा थी उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जाती है। जिसको आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो थोड़ी खंडित हो सकती है, क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर वादी विचारधारा जो समरसता में यकीन नहीं रखती, मुक्ति में यकीन रखती है, वो मिक्स नहीं करना चाहती। वो ये नहीं कहती अपनी अपनी व्यवस्था में आप खुश रहो। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो बदलाव लाने की जरूरत है, विचारों में बदलाव लाने की जरूरत है, सोच में बदलाव लाने की जरूरत है और एक ऐसा प्रबुद्ध भारत बनाने की जरूरत है जहाँ पर लोग अपनी अपनी अस्मिताओं के साथ, राष्ट्रीय भावना के साथ या एक दूसरे को इंसान समझते हुए, एक दूसरे को आज़ादी देते हुए, एक दूसरे की बात समझते हुए स्वतंत्र रूप से जी सके। लेकिन देख हम ये रहे हैं, अभी रजत रानी मीनू जी ने भी बताया कि कितने तरह के हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं। अभी राजस्थान में जो घटना हुई है डेल्टा की, अगर सरकार को इतनी चिंता है दलित वर्ग की तो फिर वो डेल्टा के साथ जो अत्याचार है उसके प्रति संज्ञान क्यों नहीं ले रही है सरकार? या मैं कहूँगी केजरीवाल सरकार से कि वो पिछले 5 सालों से उन्हें वो मतलब कई सालों से अवार्ड रुके हुए हैं देश के अंदर, तो उनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी वो जल्दी जल्दी में सारे अवार्ड्स लोग नॉमिनी मांग रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो जो दूसरी बात जो वो कहते हैं कि उनके बजट में दलितों के का जो बजट है वो भी कम हो गया है, दोनों सरकार में बजट बहुत कम हुआ है। और ये जो सरकारें हैं दिखावा तो बहुत कर रही हैं, लेकिन असलियत में अब सवाल ये होता है कि महिला जो हमारे स्त्रीवादी महिलाएं और खासतौर से दलित स्त्रीवादी महिलाएं अपने आप को कैसे बचाएंगी? ये बिल्कुल सही बात है कि दलित स्त्रीवाद जो शुरू हुआ वो उसी बात से शुरू हुआ जब देखा कि मुख्य धारा की स्त्रीवाद ने दलित महिलाओं के, दलित में सिर्फ शेड्यूल कास्ट महिलाएं नहीं है दलित के अंदर, दलित महिलाएं जो है वो पूरी जो दलित पैंथर की परिभाषा है 1967 में जो उन्होंने परिभाषा दी, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड अदर ऑपरेसिव क्लास, उसमें भूमिहीन भी है, भूमिहीन किसान भी हैं और मजदूर भी हैं। तो वो जो महिलाओं के जो सवाल है उन सवालों को जब स्त्री मुक्ति आंदोलन नहीं उठा पा रहा था तो उन समुदाय की औरतों ने खुद अपने सवाल उठाने शुरू किए और उनकी आवाज को जब दलित हम बोल रहे हैं, दलित स्त्रीवाद जो है वो विश्व स्त्रीवाद की बात करता है। वो सिर्फ एक अनुसूचित जाति महिलाओं की बात नहीं कर रहा है, वो एक विश्व स्त्रीवाद की बात करता है और उस स्त्रीवाद में मानव मुक्ति के से लेके स्त्री मुक्ति और जितनी भी तरह के वंचित तबके हैं उनके साथ खड़े होकर समानता की बात कर उनको समानता देने की बात करता है। तो दलित स्त्रीवादी स्त्रियां अपना रुख तो बचाएंगी, बल्कि दूसरे लोग हैं जो दूसरे लोग हैं उत्पीड़ित शोषित उनके साथ खड़े होकर उनकी लड़ाई भी लड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी किसी भी स्त्री की? सवर्ण स्त्री है, दलित स्त्री है, वहाँ मुझे लगता है कि अभी तक उसका सर्वे नहीं आया है कि वहाँ शामिल स्त्रियाँ कौन है। लीड करती हुई स्त्री तो दिखती है, लेकिन शामिल स्त्रियाँ और सब भी हो सकती हैं। तो अभी क्या किया जाना चाहिए था? मनुस्मृति का दहन किया जाना चाहिए था या सिंगापुर मंदिर में, शनि मंदिर में प्रवेश की प्राथमिकता होनी चाहिए थी? बाबा साहब ने जो किया था वो सिर्फ एक टोकन था, बाकी उस लड़ाई को वो आगे कभी नहीं लड़ते हैं। यदि मंदिरों से ही मुक्ति हमें मिल जाती तो हमको फिर संविधान की ज़रूरत क्या है? फिर जो स्त्रियां अपने अधिकार मांगती हैं उन अधिकारों की ज़रूरत क्या है? वो जाएं और उसी मंदिर में मांगे जहाँ देवदासियां हैं, जहाँ उनके जिसको गांधी जी ने हरिजन कहा था, जहाँ वो सारे लोग दिखाई देते हैं। तो ये तो सवाल अपने आप में तय है, पर ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली सवाल इसके पीछे ये है कि स्त्रियां इस तरह से अपनी भूमिकाएं वहाँ क्यों प्रदर्शित करना चाह रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
पूरी एक जो मीडिया भी यदि हमारे पास है तो टीवी भी पूरा बाबा में मीडिया है, और आजकल अब यदि उसी संदर्भ में कहा जाए तो बाबी में भी टीवी है। साड़ी के बगैर कोई दूसरा परिधान डालने की हिम्मत कर सकते हैं, हम कितना तोड़ पाते हैं। तो जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो जब तक, इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि गांव का उद्ध्वस्त होना बहुत जरूरी है, उनका उजड़ना बहुत जरूरी है। जैसा गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि जिस गांव में जाते हैं वहाँ बहुत बुरे लोग रहते हैं तो उनसे कहते हैं कि बसे रहो बसे रहो, पर जैसे ही किसी अच्छे चैतन्य गांव में जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि बिखर जाओ। तो चेतना का विस्तार होना, जिस तरह से रामचरितमानस या का गायन की प्रतियोगिता होती है या रामलीलाएं जिस तरह से होती हैं, क्या उसी तरह से हम तथा कथित चैतन्य लोग वहाँ तक अपनी पहुँच बनाते हैं क्या? और जब तक ये नहीं होता है, हम जहाँ तक वहाँ, जब तक अपनी पहुँच वहाँ तक नहीं बनाते हैं, मुझे लगता है कि ये सिंगड़ और ये तमाम तरह के मंदिर गुजरात सरकार ने तो अपने पाठ्यक्रम से बाबा साहब की जीवनी निकाल दी, तो और आप किससे बात करेंगे, क्या बात करेंगे? तो वामपंथ में स्त्री अस्मिता को लेकर क्या धार्मिक जो वर्जनाएं हैं उस पे कुछ उसको तोड़ने के लिए कुछ आंदोलन किया है, वामपंथी आंदोलन उस तरह का जो वामपंथ में स्त्रियां हैं? और स्त्री मुक्ति की बात है, वहाँ निश्चित तौर पर जो वामपंथी आंदोलन है इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमिका है उसको नकारना असंभव है। और जहाँ बुनियादी जो आपके जीवन के मूल्य हैं, जो बुनियादी जो पाखंड रहे हैं, हिंदुत्ववाद का पाखंड रहा है, क्योंकि हमें ये सोचना जरूरी है कि वामपंथ का आधार कौन था। वामपंथ का आधार दलित और पिछड़ा आदिवासी तबका ही था, जहां पर इस ब्राह्मणवाद से मुक्ति पाने की बहुत जबरदस्त ललक थी। इसलिए परिवार का जो सामंतवाद है, परिवार में जो ब्राह्मणवाद है, परिवार में जो पितृसत्ता है, उसको चुनौती देने का एक बुनियादी ककारा वामपंथ ने सिखाया। लेकिन जो कास्ट कॉन्शियसनेस उस समय या कास्ट के इशू को जिस तरह से एड्रेस करना चाहिए था वामपंथ को, जिसे वो आज खुद भी मानते हैं कि संभव नहीं कर पाए और आज कर रहे हैं, तो ये एक जो नीले आसमान में लाल सितारे की जो स्थिति और बुनियादी स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। और ये महिला आंदोलन में भी ये स्थिति दिखाई दे रही है कि जो नीला और लाल है इसका मिलना इसलिए जरूरी है कि मनुस्मृति को जलाने की आज की तारीख में हिम्मत इन्हीं दोनों ताकतों के पास है। स्त्री शक्ति के पास है जो पितृसत्ता और ब्राह्मणवाद से लड़ने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि ये जो मिश्रण है, क्योंकि रोहित की माँ मोदी की माँ नहीं हो सकती, या राष्ट्र में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रोहित की माँ को किस तरह से जलील करने का काम या दलित नहीं है ये बताने का काम इस ब्राह्मणवादी सोच के तहत मोदी ने कहा, खाली इस आधार पे कि उसका पिता कौन है इसे पता किया जाए, पूरी की पूरी मशीनरी रही। तो यह जो एक बुनियादी अंतर्विरोध है, यह अंतर्विरोध जितना बड़ा होगा, स्त्री मुक्ति, दलित मुक्ति और निश्चित तौर पर बड़े आवाम की जो मुक्ति का स्वप्न है वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी।